हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम बायोटेक सेकंड अपना शुरू कर रहे हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, हमने प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स देखे, मतलब कि सारे नियम कानून आपने पढ़ लिए हैं कि किस तरीके से आपको डीएनए को निकालना है, कैसे अपना डिज़ायर्ड जीन कट करना है बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कैसे उसको वेक्टर में जोड़ना है और किस तरीके से होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, और अपना फॉरेन जीन का जो प्रोडक्ट है उसे भी आप कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट कर ले रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो। इस चैप्टर में पर्टिकुलर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात ये की जाएगी कि जो भी आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है उसका एप्लीकेशन हम रियल लाइफ में देखेंगे। खासकर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो डिस्कशन करी गई है वो एग्रीकल्चर और मेडिसिन लाइन के बेस पर बात करी गई है कि एग्रीकल्चर में आप बायोटेक का यूज़ करके कितना बेहतर आप चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव की हो, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं हम स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है पहले टॉपिक में आपका जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर है ना। एग्रीकल्चर को लेके यहाँ पर बात ये आई है कि हम जानते थे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन हमेशा से बढ़ती आई है ना। खासकर आज़ादी के बाद से तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आ गया था कि हमें अपने एग्रीकल्चर को थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिक वे में करना है ताकि हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएँ, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, फीड कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर के हमारे कुछ प्रैक्टिसेस थे जिसके बेस पे हम क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। कौन कौन सी चीज़ें थी? पहली चीज़ ये थी कि आप केमिकल्स का सहारा ले सकते थे, है ना। जैसे अगर कोई कीड़े मकोड़े उस पर लग रहे हैं, फसल ख़राब हो रही है, तो आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल देते थे, फर्टिलाइजर ऐड कर देते थे सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। ये सब आप किया करते थे, जिससे क्या होता था, क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ जाती थी और उसका अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलता था। लेकिन हाँ, नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं कि अगर आप केमिकल्स पे पूरा का पूरा रिलाई कर जाओगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता ही होता है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जानते हैं, जहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उससे भी आप क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा लेते थे। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि जीन्स में जब आप मॉडिफिकेशन करके प्लांट में डालते हो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आप बनाते हो, उससे भी प्रोडक्शन कराते हो। देखो, 3 ऑप्शन दैट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन से नॉर्मली बात की जाए तो पहला कि एग्रोकेमिकल बेस्ड हो, मतलब कि आप केमिकल्स का सहारा लेकर उसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आप ले रहे हो, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का सहारा नहीं लिया जा रहा है। तीसरी बात, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब कि यहाँ पर आप क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे रहे हो। याद आ रहा है कुछ? जब आप किसी के जीन्स में छेड़छाड़ करके और वो चीज़ आप होस्ट में डाल देते थे तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला करते थे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते थे। हम वही बात कर रहे हैं कि अगर प्लांट में हमने ये चीज़ कर दी तो प्लांट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई बढ़िया जीन आ जाएगा, जिसके वजह से प्लांट ऑटोमेटिक एक अच्छा कैरेक्टर लेकर उभर कर आएगा, और उसके ऊपर हम कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड छिड़कने वाला कोई हमारे पास वो चीज़ रहेगा ही नहीं कि हाँ हम डिपेंड हो गए हैं केमिकल्स पे, है ना, क्योंकि वो उसके जीन्स में ऑलरेडी चीज़ आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो खुद को प्रोटेक्ट कर ले जाएगा। तो ये भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। बात आती है कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर बात करी गई थी यहाँ पे। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? ये वही चीज़ था, यहाँ पर हमने खेती बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी जब 1950s के अराउंड, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इस केस में हमने क्या किया था, इतना प्रोडक्शन किया, इतना क्रॉप प्रोडक्शन किया कि ह्यूमन पॉपुलेशन को हम फीड कर पाएँ। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, हमने ग्रीन रिवोल्यूशन से 3 गुना तक क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को हम फीड नहीं कर पा रहे थे, पूरा पोषण तक उनको मिल नहीं पा रहा था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीड तो हुआ था इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई,
बट वॉज नॉट एबल टू इनफ फीड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इतना इनफ नहीं था कि वो ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड कर पाए। तो हमें ज़रूरत थी एक ऐसे एफिशिएंट और फास्ट सिस्टम की जो क्रॉप में इम्प्रूवमेंट ला सके, है ना। तो इस तरीके की ही अभी हम टेक्निक एक एक देखेंगे। एक अभी हम देख रहे होंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है। जो कुछ बेसिक से टॉपिक बताए गए हैं वो सब हम एक एक करके समझते चलते हैं, ठीक है। ये अपने को क्लियर हो गया होगा। एक बार टिश्यू कल्चर और बाकी चीज़ें भी समझा देता हूँ, नोट डाउन कर लो आप। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के। टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये वो टेक्निक है जहाँ पर आप पूरे के पूरे प्लांट को बना देते हो किसी एक्स प्लांट से। एक्स प्लांट क्या होता है? प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको आप बोल रहे हो एक्स प्लांट। अब वो चाहे लीफ हो, चाहे वो लीफ की सेल हो, रूट की सेल हो, कोई भी सेल हो, ठीक है, उसको आप क्या बोल रहे हो? चाहे कोई प्लांट का पार्ट या फिर कोई सेल, वो क्या है? एक्स प्लांट है। जब आप उस एक्स प्लांट से पूरा का पूरा नया प्लांट डेवलप कर देते हो, उसी को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर आप यहाँ पर बोल रहे हो। बट यहाँ पर एक बात आती है, देखना ध्यान से समझना यहाँ पर। बट ये चीज़ें, इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि आप रट के एकदम मेमोराइज ही कर लो, बस समझने वाली चीज़ें उसे ध्यान से देख लो। हम करते क्या है, कोई भी पार्ट को लिया और एक सोल्यूशन रेडी किया। वो सोल्यूशन में आपका कार्बन का सोर्स होना चाहिए कोई भी, तो आपने सुक्रोज ले लिया, उसमें अमीनो एसिड, विटामिन्स और कुछ हार्मोन्स डाल दिए जो क्या करेंगे? इसमें डिवीजन कॉज कराएंगे। मतलब कि इस जो कैलस है ना, इसमें डिवीजन कॉज कराएंगे और रूट और शूट बनने में मदद करेंगे। ये हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं। जब हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और स्टेराइल कंडीशन लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एज सच इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हमने एक सोल्यूशन रेडी किया जहाँ पर इस एक्स प्लांट को डाला। अब यहाँ पे जो सेल्स होंगी इसकी, ये टूटने के बाद ऐसे ढेर सारे सेल्स का एक गुच्छा बनाएंगी जिसको आप बोल रहे हो कैलस। और यही कैलस ये फर्दर डिवाइड करते करते रूट और शूट इसमें कन्वर्ट होने लग जाता है जब आप हार्मोन्स वगैरह भी डालते रहते हो। तो ये जो नया प्लांट बना, इसको मैं सोमा क्लोन बोलता हूँ। सोमा क्लोन का मतलब क्या है? सोमा मतलब होता है बॉडी, क्लोन मतलब होता है सेम कॉपी। किसकी बॉडी का कॉपी है ये इस वाले प्लांट का एग्जैक्ट कॉपी बना है। ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन बोलते हैं। और ये क्लोन वाला वर्ड आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खूब पढ़ा होगा। तो देखा जाए तो ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। अब आप ये चीज़ करते क्यों हो? यहाँ पर आप ये चीज़ करते इसलिए हो, आपको ये चीज़ पता है कि ये जो प्लांट रहा होगा, है ना, इसकी प्रजाति बहुत कम है, या आप कह लो कि इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी तगड़ी है। लेकिन बाकी प्लांट्स इतने ज़्यादा नहीं अच्छे हैं। तो आप चाहते ये थे कि इसका प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी और भारी मात्रा में हो जाए, मतलब बहुत सारे प्लांट बन जाए। तो आप करते क्या हो? टिश्यू कल्चर कर दोगे कि आप इस छोटे से प्लांट के पार्ट से पूरा का पूरा नया प्लांट बना दो और इसको ग्रो कर दो। छोटे से ढेर सारे बनाते चले जाओगे। माइक्रो प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं, है ना। माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब जब आप किसी छोटे प्लांट के पार्ट से पूरा का पूरा आप प्लांट बना ले जा रहे हो, है ना। और माइक्रो प्रोपेगेशन, ये प्रोपेगेशन वर्ड कहाँ से आया? प्रोपेगेशन का मतलब ही होता है कि बढ़ा चढ़ा कर, है ना। तो आप कहना ये चाहते हो कि इस छोटे से प्लांट को आप बढ़ा चढ़ा के पूरा एक बड़ा प्लांट बना चुके हो। इसी को आप माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोला करते हो। क्लियर है? दूसरी बात, टोटीपोटेंसी एक वर्ड आता है कि टोटीपोटेंसी क्या होता है। इसका नाम ही खुद में कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है। टोटल पोटेंशियल मतलब कि किसी भी आपके पार्ट में, जिसमें जो भी आपका ये प्लांट का कोई पार्ट है ना, इसमें पूरी की पूरी कैपेसिटी हो कि पूरे प्लांट को ये बना सकता है। इसी कैपेसिटी को, इसी पोटेंशियल को आप क्या बोलते हो? टोटीपोटेंसी बोलते हो, है ना। कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम द एक्स प्लांट या फिर सेल, उसको आप क्या बोलते हो? टोटीपोटेंसी बोलते हो। यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको डिजीज़ फ्री प्लांट बनाना था, डिजीज़ फ्री मतलब कि ये उनकी बात कर रहे हैं कि जिन प्लांट्स में ऑलरेडी वायरस का इन्फेक्शन हो जाया करता है। अगर आप चाहते हो कि वो प्लांट डिजीज़ फ्री बन जाए, तो आप उसमें क्या करो? टिश्यू कल्चर टेक्निक अब आपको आ चुकी है। तो आप करो क्या? ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जहाँ पर मेरिस्टम होता है, मेरिस्टम पता है?
जहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, जहाँ पर प्लांट ग्रोथ करता रहता है। अब ये मेरिस्टम प्लांट के टॉप पर हो सकता है, एपिकल वाले पे हो सकता है, या फिर एक्सिल पे। जैसे ये एक्सिल होता है ना, ये मेन ब्रांच है और इसकी यहाँ पर ब्रांच है, तो ये वाला जो पोर्शन है बीच का, ये क्या है, एक्सिल। यहाँ पर भी बर्ड्स होती हैं जहाँ पर मेरिस्टम होता है। मेरिस्टम क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जहाँ पर लगातार डिवीजन हो रहा होता है। अगर आप इन सेल्स को निकालकर टिश्यू कल्चर कर दो तो मेरिस्टम एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है। बाकी पूरे प्लांट में हर जगह हो जाएगा, लेकिन वायरस फ्री एरिया पूरे प्लांट में इकलौता एक जगह होता है, मेरिस्टम। इन दिस मेथड वी कैन क्रिएट अ हेल्दी प्लांट बाय कल्चरिंग द मेरिस्टम, चाहे वो एक्सिलरी हो चाहे वो एपिकल हो। और वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, मतलब कोई भी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट का एपिकल मेरिस्टम निकाल लो या एक्सिलरी मेरिस्टम, वो टोटली सेफ होगा और आप उसको ग्रो कर सकते हो। ये क्या है, मेरिस्टम इज द रीजन वेयर नो वायरस इन्फेक्शन अकर, जहाँ पर कोई भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो रहा होता है, वो रीजन क्या है, आपका मेरिस्टम कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आप एक बार देख लो, इसके आगे थोड़ा सा लेकर चलता हूँ और भी आगे कुछ बातें हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कि जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट जो हम बनाते हैं वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल हो सकते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है, क्राइटेरिया कह रहा हूँ मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या हमें नज़र आ सकती है, वो ज़रा ध्यान से देखते हैं। मतलब जैसे आप बैक्टीरिया में अपने मर्जी का जीन इंसर्ट करके वेक्टर के थ्रू डाल दिया करते थे और अपने मर्जी का प्रोडक्ट ले लेते थे, वही चीज़ आप कर रहे हो कि वेक्टर का सहारा लेके आप किसी जीन को प्लांट में अगर इंसर्ट करते हो तो प्लांट किस किस तरीके से अपने आप को मतलब और बेटर बना सकता है, वो क्या क्या चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव कर सकता है, जिसके वजह से हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर हो सकती है। क्या क्या चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट आप बनाओगे वो यूज़फुल है हमारे लिए कई तरीक़ों से। जैसे कि आपने अगर कोई क्रॉप बनाया, वो टॉलरेंट हो सकता है एबायोटिक स्ट्रेस के। टॉलरेंट मतलब कि उसको सहने की क्षमता है उसके अंदर, उसके बावजूद वो वहाँ पर रह सकता है। कैसी कंडीशंस में, एबायोटिक स्ट्रेसेस में, जैसे कि कोल्ड हो, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो, उसके बावजूद वो वहाँ अपने आप को सर्वाइव करा पाए, ऐसा जीन आप उसमें डाल दो। या फिर जहाँ बहुत सूखा हो वहाँ पर भी वो ग्रो कर जाए, पानी की कमी हो तब भी वो ग्रो कर जाए अच्छे से। तो अगर सॉल्ट वाला कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है तो भी ये सारी जगहों पर क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, जहाँ पर नॉर्मल क्रॉप्स आसानी से मारे जा सकते हैं। तो ये आपको एक बेटर कंडीशन मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर से रिलायंस कम हो जाएगा। मतलब कि आप जो निर्भर थे ना पूरी तरीके से आप केमिकल पेस्टिसाइड से, तो उसके ऊपर से आपका रिलायंस कम हो जाएगा कि चलो भाई अब मैंने जीन डाल दिए तो मेरा क्रॉप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, मुझे किसी तरह का कोई छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कह रहे हो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, जैसे कि आपने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना लिया। अभी हम समझेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ये बीटी कॉटन में हम वही बात करेंगे, है ना। तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप आपने बना के देख लिया, जिसके वजह से आपको केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपकी मिट्टी भी सेफ़ है, प्लांट भी सेफ़ है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म मरा भी नहीं। तीसरी बात, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इसका क्या मतलब है, जब फसल तैयार हो जाती है, जब कोई सब्जी या कोई फल तैयार हुआ, ठीक है, तो अब होता क्या है, हमें पता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और ज़रूरी नहीं है कि हर ज़मीन पर हर तरीके का आपका फल या सब्जी उगता हो, तो आपको उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जो भी फ्रूट या वेजिटेबल है, इसका राइपनिंग जो होता है, राइपनिंग मतलब ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा पकता चला जाए, अगर वो टूट चुका है, अपने कली से हट चुका है, तो ऐसा ना हो कि जब तक हम उसे पहुँचाएँ 3 से 4 दिन 5 दिन का समय अगर लग गया पहुँचाने में, तो पता चला वो सब्जी या वो फल गल के ख़राब हो चुका है, तो वो लोगों के फ़ायदे का ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया, जीन्स में कुछ चेंजेस किए और वो जीन हमने डाल दिया प्लांट में, जिसके वजह से ये जो राइप होने का पीरियड था ये वो काफ़ी बढ़ गया, जिसके वजह से जो प्लांट को, जो वेजिटेबल को, जो आपके
फ्रूट है उसको पूरी तरह से पक के पिचकने में जो बहुत जल्दी वो पिचक जाता था, जैसे टमाटर की बात करें है ना, वो बहुत जल्दी अगर राइप हो जा रहा था, या फिर कोई एप्पल या कोई भी फ्रूट हो है ना, अगर वो जल्दी राइप हो जा रहा था, आपने वो जीन का वो चीज़ उसमें डाला तो होगा क्या, अब ये राइपनिंग काफ़ी डीले हो जाएगी, जिसके वजह से वही राइपनिंग हो सकता है 10 से 12 दिन 13 दिन ले जाए। तो आप रखे रहोगे, उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर दोगे, लोगों में आसानी से क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये भी बड़ा अच्छा खासा काम हो गया कि हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कि हार्वेस्टिंग के बाद का हमें नुकसान न झेलना पड़ जाए। ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जहाँ पर प्लांट ग्रो करता है ना, वहाँ पर क्या होते हैं, मिट्टी है, मिट्टी से ये मिनरल्स आयंस खींच के क्या करता है, उन्हीं सब की मदद से ही तो अपने वो फ्रूट को तैयार करता है। बट अगर सोचो, अगर प्लांट उसे एफिशिएंटली यूज़ ना कर पाए तो क्या होगा, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट खींच के पहुंचाएगा और उसी फ्रूट को तैयार होने में ज़्यादा समय भी लगाएगा, और वो ज़्यादा मिनरल्स एंड आयंस क्या करेगा, मिट्टी से खींचता चला जाएगा। तो ये एक कमी हो सकती है प्लांट की, जिसके वजह से होगा क्या, वही फ्रूट को तैयार होने में यहाँ से मिट्टी से काफ़ी मिनरल्स खींचा जा रहा है, जिसके वजह से वो मिट्टी में मिनरल्स की कमी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाई अगर कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ये लिमिटेड मिनरल्स को खींचेगा ज़मीन से और वही फ्रूट का प्रोडक्शन कर देगा, लेकिन कम से कम मिनरल को यूज़ करके। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि होगा क्या, दिस प्रिवेंट, ये बचा लेता है अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब कि उसका न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है, जो मिनरल्स का कंटेंट है मिट्टी के पास, वो पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। इसलिए हम करते क्या हैं, इस चीज़ को यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का यूज़ करते हैं, ताकि वो अर्ली एग्जॉस्शन को सॉइल के बचा ले जाए, फर्टिलिटी को, है ना। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, तो ये भी बड़ा बढ़िया तरीका है। और क्या चीज़ है, इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर सिंपली ये है कि अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि हाँ किसी कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी फूड है, उसका प्रोडक्शन अगर मुझे करना है और मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज़्यादा ऐड कर दूँ। जैसे कॉमन केस देखा गया था कि इंडिया में गरीबों की संख्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और वो ज़्यादातर रोटी चावल इन्हीं पर डिपेंड रहते थे, तो वो ज़्यादा हरी सब्जी फल फ्रूट ये सब खा ही नहीं पाते थे। तो कॉमनली देखा गया कि इन्हें नाइट ब्लाइंडनेस होती थी, जिसको आप रतौंधी बोलते हो, और ये बीमारी होती है किसके वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो लोगों ने ये चीज़ देखा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने कहा अगर चावल सबसे ज़्यादा ये खाते हैं तो क्यों ना चावल में उस जीन को इंसर्ट कर दिया जाए जो गाजर में प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन वाला जीन जो विटामिन ए बनाया करता था। तो एक काम करो, उस जीन को यहाँ पर इंसर्ट करके चावल वाले में डाल दो, ताकि जब चावल का प्रोडक्शन हो तो चावल के खाने के साथ साथ आपको विटामिन ए का भी क्या हो जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए। तो ये भी चीज़ करी गई थी, जिसको आप गोल्डन राइस बोल रहे हो, विटामिन ए एनरिच राइस जिसको बोलते हैं, है ना, जिसमें विटामिन ए की मात्रा उसमें रहती थी, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का केस धीरे धीरे कम हो जाए। ये एक बात करी। अब यहाँ पर आती है बात, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ तक के अभी तक का, एक तो ये बीटी कॉटन वाला आरएनए इंटरफेरेंस है, और हम ह्यूमन इंसुलिन ये सब जो बात करेंगे, ये सब काफ़ी मेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे ध्यान से समझते चलना। बीटी कॉटन ये आपका एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने बनाया है, मतलब ये एक ऐसा प्लांट है कॉटन का जहाँ पर इंसेक्ट क्या करता था, अटैक करता था और इस कॉटन को पूरी तरह से फूलने नहीं देता था, है ना, उसमें क्या कर देता था, छेद ओद कर देता था, ख़राब कर देता था। तो हमने देखा कि इस चीज़ से हमें कहीं ना कहीं निजात पाना था, लेकिन हम प्रॉपरली देख नहीं पा रहे थे कि करें क्या, है ना। हमारी प्रोडक्शन ख़राब हो जा रही थी, किसके वजह से, इंसेक्ट्स के वजह से। अब यहाँ पर एक बैक्टीरिया का बड़ा खास रोल आता है, जिसको आप बोल रहे हो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी वाला, है ना। अब होता क्या है, हमने ये चीज़ नोटिस तो करी थी कि जो कॉटन बॉल वॉर्म है, ये जो इंसेक्ट है, ये हमारे कॉटन की ईल्ड को क्या कर रहा है, घटा दे रहा था, है ना। तो हमें इसी ईल्ड को क्या करना था, बढ़ाना था। इसको घटाने वाला ये इंसेक्ट रहा करता था। हमने एक बैक्टीरिया देखा जिसका नाम था बैसिलस थुरिंजिएंसिस, और इसकी
और भी कई स्ट्रेन्स थी, है ना, इसके और भी कई भाई बंधु थे जो इन्हीं के जीन वाले होंगे। हाँ, बट डिपेंड करता है कि वो किसी और इंसेक्ट को मारेंगे, ये किसी और इंसेक्ट को मारेंगे। समझने वाली बात ये है कि ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस था, इसके पास एक पर्टिकुलर टाइप का क्या था, जीन था। और वो जीन जिसको आप क्या बोला करते थे, क्राई जीन बोल रहे हो या फिर बीटी जीन बोल लो। और ये जीन प्रॉपर एक प्रोटीन बनाया करता था। जीन एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, है ना। तो ये प्रोटीन बनाया करता था और वो जो क्रिस्टल फॉर्म में हुआ करता था, वो प्रोटीन अगर सॉल्यूबलाइज हो गया, अगर वो घुली अवस्था में आ गया तो वो जहरीला हो जाता था। आप कह सकते हो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता था और वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। लेकिन इनके यहाँ पर, इसके बॉडी में इसको वो कंडीशन नहीं मिलती, ना ही इसके बॉडी में मिलती है, ना ही इसको प्लांट में वो कंडीशन मिलती है। लेकिन अगर आपने इसी प्रोटीन को, ये जो क्रिस्टल वाली प्रोटीन इसके पास बन रही थी, अगर ये प्रोटीन बैक्टीरिया कह रहा हूँ, अगर ये इंसेक्ट के गट में, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में, इसके इंटेस्टाइन में पहुँच गया, तो वहाँ पर इसको मिलेगा एल्कलाइन पीएच, और जिसके वजह से वो प्रोटीन के जो कण थे वो सॉल्यूबलाइज हो जाएंगे, घुल जाएंगे, जिसके वजह से वो टॉक्सिक में बदल जाएगा और उसके इंटेस्टाइन में छेद कर देगा और एट द एंड होगा क्या, वो मारा जाएगा। समझने वाली चीज़ यहाँ पर क्या थी, एक तो ये जीन क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाया करता था जिसको क्राई प्रोटीन बोल रहे हैं। ये एक तरह का टॉक्सिक प्रोटीन है, लेकिन इसको टॉक्सिक में कन्वर्ट होने के लिए पीएच एल्कलाइन चाहिए होता है। एल्कलाइन कंडीशन जब मिलेगा तब वो टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, वरना वो क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में बना रहेगा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो ये जो बीटी या क्राई प्रोटीन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया में और प्लांट में दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। प्रेजेंट होने का मतलब है, बैक्टीरिया में तो था ही, आप बैक्टीरिया से अगर उसे निकाल के प्लांट में भी डाल दोगे ना, तो भी प्लांट मरने नहीं वाला, क्योंकि अभी भी वो इनएक्टिव फॉर्म में है आपका प्रोटीन। लेकिन अगर वही जीन, वही प्रोटीन अगर पहुंच गया गलती से इंसेक्ट के गट में, तो वो वहाँ पर एल्कलाइन पीएच पाने के बाद थोड़ा सा सोल्यूबलाइज होगा और एट द एंड उसके इंटेस्टाइन में परफोरेशन, छेद कर देगा और ये आपका जो इंसेक्ट है ये मारा जाएगा। ये अभी हम एक बार देख भी लेते हैं, चाहो तो ये नोट डाउन कर लो, इसके अभी हम थोड़ा आगे डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पर बात हम कर रहे थे कि बैक्टीरिया जो था वो क्या करता था, इंसेक्ट को किल करता था अपने प्रोटीन के वजह से, है ना। अब यहाँ पे बात हम ये कर रहे हैं कि इसके जो कुछ स्ट्रेन्स थे ना बैक्टीरिया के, जिसको आप बोल रहे हो बीटी वाले, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के, ये जो इसके कुछ स्ट्रेन्स थे वो बहुत सारे इंसेक्ट को मार रहे थे। जैसे कि कौन सारे इंसेक्ट थे, प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन विच किल्स सम इंसेक्ट। कौन कौन से, लेपिडोप्टेरन्स में आपके दो नाम आते हैं, टोबैको बर्डवर्म और आर्मीवर्म। कोलियोप्टेरन्स में आपका नाम आता है बीटल्स का। डिप्टेरन्स में नाम आता है आपका फ्लाइस एंड मस्कीटोस का। ये एनसीईआरटी का डेटा है प्रॉपर, है ना, कि कौन कौन से इंसेक्ट को ये मारा करता था। अच्छा, इनका मैकेनिज्म कैसा हुआ करता था, जो समझाया था वही सारी चीज़ें कि होता क्या है। इसका एल्कलाइन पीएच जो होता है इसके गट का, है ना, इसके इंटेस्टाइन का, यहाँ पर क्या होता है, वो प्रोटीन के जो क्रिस्टल थे ये घुली अवस्था में आ जाते हैं और यही पोर्स कर देते हैं इनके इंटेस्टाइन में, है ना, वेयर दीज क्रिस्टल्स सॉल्यूबलाइज एंड कन्वर्ट इन एक्टिवेटेड टॉक्सिन प्रोटीन, जिसके वजह से क्रिएट पोर इन द इंसेक्ट गट और एट द एंड होगा क्या, इंसेक्ट मारा जाएगा। जैसे इनके इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है तो होता क्या है, इनके सेल्स में पानी भर जाता है और सेल्स क्या होती है, फट जाती हैं। और अगर सारी सेल्स फट गई हैं तो ये जो कुछ खाएगा वो न्यूट्रिशन आएगा ही नहीं सेल तक, और होगा क्या, इसके वजह से धीरे धीरे इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इनको पूरी तरीके से, तो इनकी डेथ हो जाती है। आप कैसे इसको इंट्रोड्यूस करते हो उस प्लांट के अंदर, इस बैक्टीरिया के जीन को कैसे आप प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हो। याद आ रहा होगा आपको टीआई प्लास्मिड वाला केस, याद है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, जो हमने कहाँ से देखा था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस वाला, है ना। हम करते क्या थे वहाँ पर, उसके प्लास्मिड में से जहाँ पे जो जीन था जो कॉज करता था इन्फेक्शन, उस जीन को हटा के हमने अपनी मर्जी का डीएनए डाला था, जो कि क्या करता था, एंट्री ले लेता था प्लांट के अंदर।
याद आ रहा होगा जब हम कॉम्पिटेंट होस्ट वगैरह पढ़ रहे थे, है ना, उसके बाद ये चीज़ें बताई थी। वही टीआई प्लास्मिड का हम सहारा लेंगे एज अ वेक्टर, और वो वेक्टर क्या करेगा, हमारे इस बीटी जीन को लेकर इंट्रोड्यूस कर देगा प्लांट के अंदर, पहुंचा देगा प्लांट के अंदर। और इस तरीके से हमने कई सारे प्लांट को ऐसे बनाया, है ना, बैसिलस थुरिंजिएंसिस वाले बीटी वाले प्लांट, जो कि इंसेक्ट के खिलाफ अपने आप को लड़ने के लिए काबिल बना चुके थे। जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न जो भुट्टा आप खाते हो, है ना, मकाई, और बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, ऐसे बहुत सारे, बीटी सोयाबीन, ऐसे कई सारे हमने बनाए। आपको याद रखने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये है कि ये दो जगह से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है कि मुझे ये बताओ कि कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा जीन इस्तेमाल करोगे, तो आप वही बीटी जीन का कौन सा बात कर रहे हो, क्राई 1AC और क्राई 2AB वाला, उससे कॉटन बॉल वॉर्म कंट्रोल हुआ करेगा। और कॉटन, और अगर आप कॉर्न बोरर मतलब ये जो भुट्टा जो आप खाते हो, है ना, उसमें अगर छेद करने वाला कोई कीड़ा है जिसको आप बोल रहे हो कॉर्न बोरर, उसके लिए आप जीन यूज़ करोगे क्राई 1AB। ये सारे जीन है कौन से, ये सारे के सारे बीटी जीन ही है, लेकिन उसके स्ट्रेन्स अलग अलग थे ना उस बैक्टीरिया के, है ना, उसके भाई बंधु भी तो थे। अब डिपेंड यही करता था कि किस कीड़े को आप मार रहे हो। अगर आप कॉटन बॉलवर्म को मार रहे हो तो वही क्राई जीन दो तरीके का, एक क्राई 1AC और एक क्राई 2AB वाला, ये सारी की सारी कैटेगरी एक ही जीन की है ना, कौन से, बीटी जीन की, जिसमें कॉर्न बोरर दूसरा इंसेक्ट, उसको मारने के लिए आपको क्राई 1AB का जीन यूज़ करना पड़ेगा, जिसके वजह से पर्टिकुलर इस इंसेक्ट को मारा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे कुछ बातें करी गई है। यहाँ तक आपको एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लेना। नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस को लेके, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, उसको समझेंगे। एंड देन ह्यूमन इंसुलिन एंड मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें वहाँ पर यूज़ आती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते चलेंगे। तो ये एक बार आप अच्छे से कवर कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आगे की चीज़ें कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।